वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए सामान्य हिंदी विषय का टेस्ट 1 देख रहे थे और यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न इसके कवर भी किए थे। लगभग 22 प्रश्न देखे थे सामान्य हिंदी विषय के। आज उसके आगे देखेंगे। ये पेड बैच का टेस्ट है और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं और अभ्यास करना चाहते हैं बहुत अच्छा प्रश्नों का, जैसा कि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे ही अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस क्विज वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक या फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन नंबर्स पर कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हमने हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, ये वाला प्रश्न देखा था। 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अल्प प्राण वर्ण है। अब वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। कुछ वर्ण होते हैं अल्प प्राण और कुछ वर्ण होते हैं महाप्राण। तो 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो अल्प प्राण होते हैं और दूसरे महाप्राण होते हैं। अब इसमें क्या है, व्यंजन। ये व्यंजन होते हैं विशेष तौर पर, और व्यंजन में वर्ग होते हैं। जैसे कि का वर्ग है तो का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे कि का वर्ग में ही देखेंगे, का होगा, खा होगा, गा होगा, इसके बाद घा होगा और फिर ना होगा। तो ये 5 वर्ण का वर्ग के कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण ये अल्प प्राण होता है। ये वर्ण क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। का, गा और णा। तो हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इसके अलावा दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अल्प प्राण वर्ण पूछा गया है तो कौन कौन से हो जाएंगे। का हो जाएगा, खा है क्या, खा नहीं है, खा महाप्राण है तो ये वाला गलत हो जाएगा। का और गा, तो का और गा अल्प प्राण है, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद खा और घा दिया गया है तो खा महाप्राण है और घा भी महाप्राण है तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है डा और ढा, तो डा तो अल्प प्राण है लेकिन ढा अल्प प्राण, तो ढा अल्प प्राण है या फिर नहीं, तो इसको देखेंगे। का खा गा घा णा, फिर आएगा चाचा जा झा णा, ता था दा धा ना। तो इस प्रकार से ये वाला वर्ण भी क्या है, ये महाप्राण में आ जाएगा, ढा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। का और गा ये क्या है, ये अल्प प्राण है। तो याद रखना है, अल्प प्राण 1, 3 और 5 ये वर्ण, इसके अलावा एक दूसरा और चौथा ये महाप्राण कहलाता है। हर एक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के, का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इस प्रकार से। तो हर एक वर्ग में 5 व्यंजन या फिर 5 वर्ण होते हैं। जैसे का ख गा घा णा, चा छा जा झा णा, चा छा जा झा ना, ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा, इस प्रकार से। तो इसको याद रखना। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से डिटेल से आपको बताया था कि उच्चारण किस प्रकार से होता है, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। उच्चारण के कुछ प्रकार होते हैं। कुछ वर्ण होते हैं जो कि कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, कुछ मूर्धा से के प्रयोग से उच्चारित किए जाते हैं, कुछ दंत से उच्चारित किए जाते हैं, कुछ ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने पूरा समझाया था। अब घा का उच्चारण कहाँ से होता है, का खा गा घा णा, जो का वर्ण है उनका उच्चारण कंठ से होता है। का वर्ग के सभी व्यंजन जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण कहाँ से, कंठ से होता है। कंठ यानी कि गले से। या इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कंठ से। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग उपयोग में लिया गया है। तो प्रत्यर्पण में उपसर्ग कौन सा है ये पहचानना है। प्रा उपसर्ग है, प्रत उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है या फिर प्रत उपसर्ग है। तो प्रत्यर्पण में उपसर्ग देखेंगे, प्रत्यर्पण में हो जाएगा प्रति उपसर्ग। ये प्रति प्लस अर्पण से मिलकर बना है प्रत्यर्पण। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो गया, प्रति। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों में उच्चारण में थोड़ा समय लगे वे ह्रस्व वर्ण कहलाएंगे और छंद में इनकी कौन सी मात्रा मानी जाती है। ये पूछा गया है कि ह्रस्व वर्ण जो है उनकी मात्रा कौन सी होती है छंद में। ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, कल ही समझाया था। ह्रस्व वर्ण क्या होते हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्यों, क्योंकि इनमें एक ही मात्रा होती है और बाकी की जो दीर्घ स्वर होंगे या फिर द्विमात्रिक स्वर होते हैं जैसे कि बड़ा आ, तो इसमें एक और मात्रा हो जाएगी तो इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा।
कम समय वाले ह्रस्व स्वर जिनमें ज़्यादा उच्चारण में समय लगे वो दीर्घ स्वर। क्लियर है। अब इसकी जो मात्रा है ये एक होती है। एक मात्रा को छंद में इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और जो दीर्घ मात्रा होती है उसको इस प्रकार से एस की तरह प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, एक मात्रा। इसके बाद अगला प्रश्न है, छंद के यगण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब ये यगण एक प्रकार का गण है। छंद में 8 प्रकार के गण होते हैं जिनको याद करने का एक सूत्र होता है। इनका सूत्र क्या है, इनका सूत्र है यहाँ पर लिखते हैं, यमाता, यमाता, राज, राज, भान, सा, लगा। ये एक प्रकार का सूत्र है और ये इसमें सारे जो गण हैं वो आ जाते हैं। पहला गण होता है यगण, दूसरा होता है मगण, तीसरा होगा तगण, चौथा हो जाएगा रगण और फिर पांचवा जगण, भगण, नगण और सगण। ये 8 गण होते हैं और इनकी मात्राओं का क्रम कैसे होता है, इस प्रकार से, इस क्रम में बढ़ते हुए इनकी मात्राओं का क्रम होगा। जैसे यगण है पहला गण, यगण, यगण ही पूछा गया है प्रश्न में, तो यगण की जो मात्रा है वो इस प्रकार से गिनी जाएगी, यमाता में, यमाता में, या में 1 मात्रा है, मा में 2 मात्रा है और ता में 2 मात्रा है। तो इसमें क्या हो गई, यगण की ये मात्रा हो गई। यगण का जो क्रम है मात्राओं का ये हो जाएगा, एक इसमें लघु मात्रा हो जाएगी और 2 दीर्घ मात्राएं हो जाएंगी। अब इसमें देखना है, पहचानना है कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो 2 दीर्घ या फिर गुरु मात्रा एक ही बात है। तो 2 गुरु और 1 लघु किस ऑप्शन में दिया गया है, 2 गुरु और 1 लघु ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मगण की मात्राएं पूछी जाए तो मगण में क्या हो जाएगा, यमाता, यमाता, राज। अब मगण की मात्रा काउंट करनी है तो माँ से शुरू करके राज तक जाएंगे, रा तक जाएंगे। तो माँ में 2, ता में 2 और रा में भी 2 आ रही हैं, तो 3 गुरु मात्राएं, मगण में 3 गुरु मात्राएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 27 का। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ण और मात्रा के हिसाब से छंदों के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं या फिर 5 भेद होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऐसे पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। वर्ण और मात्रा के हिसाब से छंदों के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार से संबंधित प्रश्न है। सारी बीच नारी है या फिर कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो ये एक प्रकार से एक वाक्य दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, संदेह अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है या फिर रूपक है। सही उत्तर हो जाएगा संदेह। यहाँ पर संदेह हो रहा है कि नारी है या फिर सारी है, इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए संदेह अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार की मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक तो शब्द अलंकार होता है, दूसरा अर्थालंकार होता है। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रस विद्यमान है, इनमें से बताना है इस वाक्य में कौन सा रस है। वाक्य दिया गया है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। अब इस वाक्य में रस कौन सा ही पहचानना है, वियोग वात्सल्य रस है या फिर भक्ति रस है या फिर संयोग वात्सल्य रस है या फिर शांत रस है। अब इसमें क्या है, इसमें भक्ति भावना उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर भक्ति रस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है, रसों की संख्या क्या है, 9 होती है। इसके अलावा एक 10वां रस भी माना गया है जिसको वात्सल्य कहते हैं और जिसका स्थायी भाव स्नेह होता है। इसके अलावा बाकी के जो 9 रस होते हैं उनके स्थायी भाव भी देख लेते हैं। यहाँ पर अद्भुत पूछा गया है, अद्भुत का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा विस्मय, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रति जो है ये श्रृंगार का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव होता है रति। इसके अलावा एक रस होता है जिसका एक रस होता है वीर, वीर होता है जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा, पहला रस देखा श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव देखा रति। दूसरा रस देखा वीर, वीर का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। इसके बाद तीसरा रस जो है, इसके बाद तीसरा रस होता है विभत्स, विभत्स, विभत्स और इसका स्थायी भाव होता है जुगुत्सा, जुगुत्सा। एक रस होता है रौद्र, रौद्र, इसका उत्साह, इसका जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 रस हो गए। 5वां रस होता है हास्य, हास्य और इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। 6ठा रस होता है अद्भुत और इसका स्थायी भाव क्या है, विस्मय। 7वां रस क्या होता है, भयानक, भयानक और इसका स्थायी भाव भय होता है। इसके बाद 8वां रस होता है करुण, करुण और इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। और एक रस होता है शांत,
नवा रस क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत का स्थायी भाव या तो शांति होता है या फिर निर्वेद भी होता है, निर्वेद। तो ये 9 रस होते हैं जिनके स्थायी भाव होते हैं, याद रखना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यथारुचि में कौन सा समास है। समास से प्रश्न पूछा गया है यथारुचि। यथारुचि में कौन सा समास ये बताना है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। यथारुचि में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा जल में कौन सा समास है। यहाँ पर बताना है तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष समास है बताना है। चतुर्थी तत्पुरुष या फिर पंचमी तत्पुरुष या फिर षष्ठी तत्पुरुष या फिर सप्तमी तत्पुरुष। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा। गंगा जल में जो है पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास है और उसमें भी कौन सा, पंचमी तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला प्रश्न है उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या है। तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद बताना है। उच्च प्लस छिष्ट, उत्त प्लस छिष्ट, उच्च प्लस छिष्ट या फिर उत्त प्लस छिष्ट। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर छिष्ट है तो एक तो छिष्ट को अलग कर लें तो टा आएगा, ठा नहीं आएगा, तो ठा वाले अलग कर दें। ये दोनों तो नहीं होंगे, या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा। अब यहाँ पर ये उच्छिष्ट है तो उत्त प्लस छिष्ट से मिलकर बना है उच्छिष्ट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है शरत प्लस चंद्र का संधि विच्छेद का सही रूप बताना है। तो यहाँ पर संधि विग्रह करके दिया है, संधि शब्द बताना है कि इनका क्या होगा। शरत प्लस चंद्र मिलकर क्या बनाएंगे, शरत चंद्र। यहाँ पर ता और चा मिलकर आधा चा का निर्माण करेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है रमेश में कौन सी संधि होगी। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। ये सभी स्वर संधियों के प्रकार हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, गुण, दीर्घ, यण, वृद्धि और अयादि। अब यहाँ पर सही उत्तर बताना है। तो रमेश में, रमेश बना किससे मिलकर है, रमा प्लस ई से मिलकर बना है रमेश। अब यहाँ पर क्या है, बड़ा आ और छोटी ई, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ए बनाया रमेश। रमेश में एक ही मात्रा है तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गुण स्वर संधि यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला वाक्य दिया गया है हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है, सही वाक्य है। इसके बाद वह 2 9 11 हो गया, तो वह 9 2 11 हो गया, ये होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पहला वाक्य, यहाँ पर शुद्ध वाक्य छांटना है तो ये तो गलत हो जाएगा। और हमारे ऊपर पूजनीय, तो ये भी वाक्य गलत हो जाएगा। हवन सामग्री जल गई, तो यहाँ पर ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं हमें अपना निजी काम करना चाहिए। अब यहाँ पर अपना भी आ गया और निजी भी आ गया। निजी अपने के लिए प्रयोग करते हैं, या तो हमें अपना काम करना चाहिए होगा या फिर हमें निजी काम करना चाहिए, इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी की 3 ये तो अशुद्ध दिए गए हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न अशुद्ध वाक्य के चयन से पूछा गया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, यानी कि बाकी के 3 शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। अब देखते हैं वाक्य। पहला वाक्य दिया गया उसने मोती का एक हार खरीदा। निराशा के बादल छाए हुए हैं। श्री राम मेरे अपने पिता हैं। और अगला वाक्य आंख से आंसू निकल पड़े, तो ये वाक्य तो सही है, आंख से आंसू निकल पड़े। श्री राम मेरे अपने पिता हैं, अब यहाँ पर मेरे भी आ गया और अपने भी आ गया। श्री राम मेरे पिता हैं, तो यहाँ पर अपना शब्द का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, इसलिए यही वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 39 नंबर का प्रश्न देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द से प्रश्न पूछा गया है और ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है पूरा। इसके कई सारे पार्ट्स पढ़े हुए हैं। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है अच्छे से तो आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सामान्य हिंदी विषय के नाम से, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए क्या एक शब्द होता है, सदाव्रत, सदाव्रत, लंगर या फिर दोनों, बी और सी दोनों। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। सदाव्रत शब्द का प्रयोग भी करते हैं और लंगर शब्द का भी प्रयोग करते हैं वहाँ पर जहाँ पर खाना मुफ्त में मिले। लंगर में खाना मुफ्त में मिलता है प्रसाद के रूप में। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुछ और प्रश्न देखे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पेड बैच, पेड क्विज या फिर कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।